अच्छा जी बेटा, ये हमारा पेपर है, पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2020, पेपर 1-3। ये दूसरे वेरिएंट का क्वेश्चन पेपर है और इसे उसने 1-3 के साथ मेंशन किया है। तो इसे आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा बेटा, इसके अंदर जब ये एमसीक्यू नंबर 1 है, ट्रेडर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच ईयर, व्हाट डू दीज असिस्ट द ट्रेडर टू डू, कि वो ईयर के एंड के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, जिसके अंदर आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट शामिल होती है, और ये उसको किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है। पार्ट ए में वो कह रहा है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, के ये आपको हेल्प करती है कि आपको पता लगे कि आपने अपने क्रेडिट सप्लायर की कितनी अमाउंट ओ की हुई है, या आपने उनको कितने पैसे पे करने हैं। देखिए, ये एक सिंगल पर्पज़ है। सिंगल पर्पज़ के लिए हम ये सारी अपनी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। पार्ट बी में वो कह रहा है कैलकुलेट द कैश ड्राइंग। कैश ड्राइंग भी एक सिंगल पर्पज़ है, सिंगल पर्पज़ के लिए नहीं बनता, बल्कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। चेक द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, नहीं, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस के लिए तो हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं ना बनानी। मेक डिसीजन मेकिंग अबाउट द फ्यूचर। देखें, दिस इज कम्प्रीहेंसिव ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आप ये अपने फाइनल अकाउंट्स, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, ये इसलिए आप बनाते हो कि आप फ्यूचर के इनके थ्रू आप अपने डाटा को देखो और एनालाइज करो, और फ्यूचर के बारे में फिर डिसीजन मेकिंग करो। यानी इनकम स्टेटमेंट तो आपको बताएगी कि आर यू गेटिंग प्रॉफिट और लॉस, और आपको जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आपको आपके टोटल एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो बेटे, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है आंसर के अंदर, वो पार्ट डी बन रहा है। तो बेटा जी, सेकंड एमसीक्यू में कह रहा था फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द हुसैन बुक्स, और रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है जी, ये यहाँ पर व्हाट वाज द टोटल लायबिलिटीज। तो बेटे, टोटल लायबिलिटीज के लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा वो होगा एसेट माइनस, अच्छा नहीं, एसेट माइनस कैपिटल, ये हमने नहीं करना यहाँ पे फार्मूला, बल्कि यहाँ पे हम सिंपल लायबिलिटीज को देख लेते हैं कि डायरेक्ट लायबिलिटीज हैं कौन कौन सी। तो बेटे, आपके पास देखिए, ये आपके पास एसेट है, ये भी आपके पास एसेट है, ये भी आपके पास एसेट है। अब ट्रेड पेएबल आपके पास लायबिलिटी है, एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अदर रिसीवेबल आपके पास एसेट है, अदर पेएबल ये आपके पास लायबिलिटी आ गई, तो एक इस अमाउंट को हम चूज करेंगे। लोन टू इमरान, ये आपका एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास 3 आइटम मिली है, हम इनको ऐड कर देते हैं। 4500 प्लस 300 प्लस 1400। बेटे, आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू। हमारे पास जो बन रही है, ये बनेगी 6200। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन बी बन रही है। अच्छा बेटा, लेट्स सी एमसीक्यूज नंबर 3। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक ऑफ मैरी। मैरी की बुक में जो है ये अकाउंट अपीयर हुआ हुआ, किसका? पाउल का। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अकाउंट बना कौन रहा है? अकाउंट मैरी बना रही है, ठीक है, और बन किसका रहा है? पाउल का बन रहा है। अब हमने सबसे पहले तो इस तरह के एमसीक्यूज में ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि इनमें से कौन कस्टमर है और कौन सेलर है। तो हमें पाउल का अकाउंट बना हुआ नज़र आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे है। ओपनिंग बैलेंस किस साइड के ऊपर है? ये डेबिट साइड पे है। इट्स मीन जो पाउल है, फिर ये आपका बिजनेस का कस्टमर बन गया। ठीक है ना? अगर इस किसी भी पर्सन के नेम का टी अकाउंट हो और उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे हो, तो वो डेफिनेटली कस्टमर का अकाउंट होता है। और मैरी के बारे में फिर क्या चीज़ डिक्लेयर हो गई कि मैरी तो जो फिर है ये सेलर बन गई। ठीक है जी, तो मैरी का स्टेटस सेलर का हो गया और पॉल का स्टेटस जो है वो कस्टमर का हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। कह रहा है जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्ट ए में वो हमसे बोल रहा है
ऑन 1 अप्रैल पाउल ओड मैरी $90। अच्छा जी, 1 अप्रैल को पाउल ओ कर रहे हैं मैरी के $90। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें ये ऑप्शन सही होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने टी अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो ब्रॉड डाउन हुआ हुआ डेबिट साइड पे, और ये चीज़ इसी चीज़ को शो करती है कि ये जो कस्टमर है पॉल, ये ओ कर रहा है $90 अपने सेलर के, ठीक है। और पार्ट ए के अंदर भी उसने सेम यही चीज़ हमें बताई है कि ऑन 1 अप्रैल पाउल ओड मैरी $90। तो बेटे अब तो आंसर तो इसका बन गया ए। इसके साथ हम बी और सी को और डी को भी देख लेते हैं कि वो आंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ऑन 14 अप्रैल पार्ट बी में वो बोल रहा है ऑन 14 अप्रैल पाउल सोल्ड गुड्स 150 टू मैरी। देखिए वो क्या कह रहा है कि 14 अप्रैल को पाउल सेल कर रहा है मैरी को, जबकि ये चीज़ गलत है। पाउल तो कस्टमर है, कस्टमर कभी भी सेल नहीं कर सकता, ठीक है। और 14 अक्टूबर को वैसे भी मैरी सेल कर रही है गुड्स पाउल को, ठीक है। तो इसने बिल्कुल उसका उलट बोल दिया, इसलिए इसकी ऑप्शन बी आपकी रॉन्ग हो गई। अब बेटे ऑप्शन सी में वो कह रहा है ऑन 21 अप्रैल मैरी रिटर्न गुड्स $25 टू पाउल। ये मैरी ने रिटर्न किया नहीं, जबकि हमें टी अकाउंट बता रहा है कि यहाँ पर ये देखें टी अकाउंट में कि हमें ये नजर आ रहा है कि पाउल रिटर्न कर रहा है गुड्स, ठीक है, मैरी को। तो इसलिए पाउल का अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है। तो यहाँ पर भी उसने बिल्कुल उल्टा बोल दिया, इसलिए ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। और पार्ट डी में वो कह रहा है ऑन 30 अप्रैल मैरी ओड पाउल $125। ये 30 अप्रैल को मैरी ओ कर रही है, ठीक है जी, पाउल के $125। हालांकि यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन है वो क्रेडिट साइड पे है, और इसने ब्रॉड डाउन होके इधर आना है, यू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये जो ब्रॉड डाउन होगा ये किस साइड पे आएगा, ये डेबिट साइड पे आएगा। इसका मतलब है कि ऑन 31 अप्रैल पाउल ओड $125 टू मैरी, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है मैरी ओड पाउल $125। तो ऑप्शन डी में भी वो बिल्कुल उलट बोल गया, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गई। तो बेटे यूँ हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर बन गया। अब बेटे हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 को। एमसीक्यू नंबर 4 में जी सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। विच बिजनेस डॉक्यूमेंट इज यूज टू अपडेट द कैश बुक फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स। देखिए बेटे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स आपकी वो पेमेंट्स होती है जिसमें आपने अपने बैंक को अलाउ किया हुआ होता है, उसको ये आपने परमिशन दी हुई होती है कि जब भी कोई किसी भी किस्म का कोई पेमेंट अपडेट होता है उस बिजनेस के अगेंस्ट, तो बैंक को बिजनेस ने ये अलाउ किया हुआ है कि वो उसके बिहाफ पे वो पेमेंट कर दे। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक सर्टेन डेट्स के ऊपर आपके बिल्स जो है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन किस्म के बैंक के चार्जेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो साथ ही वो आपने बैंक को जब इस चीज़ की परमिशन दे दी है तो बैंक उन उन वैल्यूज़ को या उन आपकी यूटिलिटी बिल्स को या उन पेमेंट्स को अपडेट होते ही पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। और अब यहाँ पे वो कह रहा है कि विच बिजनेस डॉक्यूमेंट इज यूज टू अपडेट द कैश बुक, के कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके कैश बुक को अपडेट करेगा उन स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स के बारे में। देखिए अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो बैंक खुद से कर रहा है आपके बिहाफ के ऊपर। और जब बैंक खुद से कर रहा होता है कोई पेमेंट तो डेफिनेटली उनकी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे हमें बिजनेस में नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हमारी कैश बुक अपडेट नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पे अब इसने हमसे क्वेश्चन भी यही किया कि उस कैश बुक को अपडेट करने के लिए कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो आपकी हेल्प करेगा आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स पेमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। तो बेटे इस वेरी सिंपल, आपको पता है कि बैंक की तरफ से आपको जो स्टेटमेंट इशू होती है वो आपको बैंक स्टेटमेंट इशू होती है, और बैंक स्टेटमेंट ही एक ऐसा सोर्स होता है या ऐसा बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस के लिए जिसके अंदर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर कौन कौन सी पेमेंट्स आपकी हो चुकी है। तो यहाँ से आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास वो वाली स्टेटमेंट है जो आपको ये इन्फॉर्म करेगी। चेक काउंटर फॉइल पेइंग इन स्लिप और रिसीप्ट, ये तो बेटे अदर सोर्सेज है, ठीक है, लेकिन ये सोर्सेज आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को रेफर नहीं करते, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इंस्टेड ऑफ ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा बेटा, अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को। बेटा चेक काउंटर फॉइल आपका होता है कि जब आप चेक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं तो चेक काउंटर फॉइल जो है ये उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है। पेइंग इन स्लिप ये होता है कि जब आप कहीं पर पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो स्लिप आपको मिलती है रिसीवर की तरफ से, तो वो आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि आपने उसको ये पेमेंट कर दी है। ठीक है। इसी तरह रिसीप्ट रिसीप्ट ये होता है कि आप रिसीप्ट ये होता है कि आपने कहीं पे कोई शॉपिंग की, वहाँ पे आपने कुछ पेमेंट्स की हैं, तो वो आपको जो बिल पे करते हैं तो वो रिसीप्ट कहलाता है। जैसे आप किसी भी स्टोर पे जाएं, तो स्टोर पे आप कोई शॉपिंग करके जब वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो एक मिनी प्रिंटर में से आपके लिए एक शॉर्ट सी स्लिप निकालता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये एविडेंस होता है कि ये अमाउंट आप पे कर चुके हुए हो, तो दिस इज कॉल्ड रिसीप्ट। ठीक है। इसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 5। On 1st March 2020, the bank column of the cash book had a credit balance of 290। ठीक है, वो कह रहा है 1 मार्च 2020 को बैंक कॉलम जो है कैश बुक का उसका क्रेडिट बैलेंस है 290। कैश बुक का याद रखिएगा, ये कैश बुक का बैलेंस है क्रेडिट 290। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है 290 और ये डेफिनेटली आपकी लाइबिलिटी को रेफर कर रहा है स्टार्ट ऑफ द मंथ में। फिर कह रहा है ड्यूरिंग मार्च चेक टोटलिंग 580 वर रिसीव्ड एंड चेक टोटलिंग 610 वर पेड टू द सप्लायर। बैंक चार्जेस 12 incurred in February were also entered in the cash book. What was the balance of the bank column in the cash book on 1st April 2020? तो बेटा इसके लिए वेरी सिंपल, हम एक जो है कैश बुक का एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं और जिसके अंदर हम एक ही कॉलम बैंक को रेफर करते हैं। ये बेटे मैं कैश बुक का अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब जो कॉलम है बेसिकली वो बैंक को रेफर कर रहे हैं और देखिए उसने हमें स्टार्टिंग बैलेंस बोला कि वो क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस तो हम इसे यूज कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 290। ठीक है बेटे। बेटे फिर उसने हमें बोला ड्यूरिंग द मार्च टोटलिंग 580 वर रिसीव। देखिए 580 आपने क्या किया, ये आपने रिसीव कर लिया है। तो जब आपने और 580 जब आपने रिसीव किया, अब जिससे भी रिसीव किया लेकिन होगा तो ये आपके पास डेबिट बैलेंस। ठीक है कि ये अमाउंट आपको मिल रही है। इसके साथ आप देख रहे हो कि चेक टोटलिंग 610 वर पेड टू द सप्लायर। तो अब देखिए सेलर्स को आपने 610 जो है वो पे कर दिया। तो ये अगेन आपकी क्रेडिट हो गई अमाउंट के 610 आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो कितने किनको, अपने सेलर्स को जिनको आप ट्रेड पेएबल बोलते हो। तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल हम लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो बेटे वो कह रहा है बैंक चार्जेस $12 इनकर्ड इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में क्या हो रहा है कि आप जो है आपके $12 बैंक चार्जेस इनकर्ड हुए थे वर आल्सो एंटर्ड इन द कैश बुक। देखिए जब स्टेटमेंट आपको मिली तो आपको पता लगा कि $12 के बैंक ने जो है वो चार्जेस भी काटे हुए हैं, तो अब आप उनको अपडेट कर दोगे अपनी कैश बुक में और यहाँ पे बैंक चार्जेस के रेफरेंस के साथ क्रेडिट साइड में $12 को लिख दोगे। अच्छा जी, उसके बाद वो बेटे कह रहा है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जब रिकॉर्ड कर दी तो इसको बैलेंस ऑफ करो 1 अप्रैल को बताओ क्या वैल्यू बनेगी। तो याद रखना बेटे ये सारे का सारा डाटा आपने मार्च के एंटर किया है और बैलेंस ऑफ करने के बाद जो कैरिड ऑन बैलेंस नेक्स्ट टाइम पे ब्रॉड डाउन बनेगा वो आपका 1 अप्रैल का डाटा होगा। बेटे टोटल आपने किया, टोटल करके आप देखिए आपको नजर आ रहा है क्रेडिट साइड इज द ग्रेटर वन, ये अभी बन रही है 2 10 1 11 6 7 8 और 1 नहीं, ये 9 12 बन रहा है। 9 12 में से बेटे अगर आप 580 को माइनस करते हैं, मैं अभी कर लेता हूँ इसे कैलकुलेटर में। ये आपके पास आ गया 912। 912 में से आपने माइनस कर दिया 580, तो बेटे 332 का आपके पास कैरी डाउन बैलेंस बना। 332 का कैरी डाउन बैलेंस, 332 बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन इसको आप देखें कि ये आपका ब्रॉड डाउन कहाँ पे हो रहा है, ये ब्रॉड डाउन हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल और 2020 ईयर। तो बेटे बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है आपका अगेन क्रेडिट साइड पे। कितनी अमाउंट, 332। इसका मतलब है स्टिल आपका जो है ये लाइबिलिटी है, तो 332 क्रेडिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास सी बन रही है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा ये एमसीक्यू नंबर 6 है आपका। एमसीक्यू नंबर 6 पे अगर आप देखें
तो ये क्या कहते हैं Winning is prepare the trial balance. The total of the debit column was 2257.50 and the total of the credit column was 2252.50. It means there is a difference between the debit and credit sides. What could explain the difference? अब पहले तो फर्स्ट वी फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमें ये डेबिट कॉलम का टोटल हमने लिख दिया, ये हमें बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है 225750। क्रेडिट साइड का जो टोटल है देखिए 225250। बेटे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 007 में से 500 का डिफरेंस नजर आ गया हमें, ठीक है। और 500 का डिफरेंस हमें अब किस साइड पे नजर आया, विच इज द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्ट साइड जो आपके पास है वो क्रेडिट कॉलम है, ठीक है। क्रेडिट कॉलम आपके पास शॉर्टेस्ट साइड है क्योंकि क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो 225250 है, विच इज 500 लेस वैल्यू एज कम्पेयर टू द क्रेडिट डेबिट कॉलम टोटल, ठीक है। तो अब इस केस में अगर क्रेडिट साइड आपकी छोटी है तो ये 500 आपका क्रेडिट साइड का डिफरेंस होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 250 वाज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट बैलेंस। इन्वेंट्री 500 वाज इंक्लूडेड एज ए डेबिट बैलेंस। इसके अलावा आपके पास आ रहा है परचेज रिटर्न 250 वर इंक्लूडेड एज ए क्रेडिट बैलेंस, सेल रिटर्न 250 वर इंक्लूडेड एज ए डेबिट बैलेंस। बेटे इसमें जो ऑप्शन आपकी करेक्ट बनेगी वो आपके पास ऑप्शन ए बनेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट 250 वाज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट बैलेंस। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना होता है, और अगर आपने उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया तो आपका जो है एक चीज़ आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड ही नहीं की, और जब आपने उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया तो आपने उसे और लेस कर दिया। तो इसलिए जो डिफरेंस फिर क्रेडिट साइड पे आ गया वो $500 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके पास एक छोटा सा मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए अकाउंट कोई अकाउंट ए है, सपोज करें आपने क्रेडिट साइड पे 250 रिकॉर्ड करने थे, क्रेडिट साइड पे आपने 250 रिकॉर्ड नहीं किए बल्कि उल्टा आपने डेबिट साइड पे 250 रिकॉर्ड कर दिया, जैसा कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 250 वाज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट बैलेंस। आप समझ लें कि ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है जिसे आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने पहले यहाँ पर क्या कहते हैं 50 रिकॉर्ड ही नहीं किया, 250 रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इससे ये आपका 250 की अमाउंट रिड्यूस हो गई, ठीक है। जब आपने 250 को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया तो फिर ये अब यहाँ पे 250 से ये और रिड्यूस हो गया। इनफैक्ट तो फिर आपके पास क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 500 से लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये यूँ है जी, ये आपके ऑप्शन ए की करेक्ट होने की रीज़न। अच्छा जी, इसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर आपके पास आ जाता है 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो आपसे बोल रहा है कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट वाज डेबिटेड टू द रेंट रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिट टू द कैश बुक, ठीक है। ये बिल्कुल उलट बोल गया, ये आपका कंप्लीट रिवर्सल एंट्रीज बन गया। देखिए टेनेंट से जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो आपके पास आपका जो कैश बुक है उसने डेबिट होना है, ठीक है। और क्रेडिट किससे होना है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट होल्डर जो होगा वो क्रेडिट होगा। यार रेंट रिसीवेबल अकाउंट सॉरी, ये आपका जो इनकम का अकाउंट है ये आपका क्रेडिट होना है और आपके पास बैंक ने डेबिट होना है। लेकिन आपने क्या किया, आपने कैश बुक को कर दिया क्रेडिट कर दिया और रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, तो ये आपने बेटे एरर कंप्लीट रिवर्सल एंट्रीज बेसिकली आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो उसने यहाँ पर हमारे पास एरर की टाइप पूछी थी तो ये कंप्लीट रिवर्सल बन गया एरर, यूँ ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है कंप्यूटर सिस्टम परचेज फ्रॉम एसीई कंप्यूटर फॉर $1430 had been incorrectly recorded as $1,340 and was entered in the stationery account instead of the office equipment account। तो बेटे अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया एसीई कंप्यूटर से और 1430 का हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 1340। देखो आपने पहले सबसे पहली बात तो ये कि आपने कम अमाउंट रिकॉर्ड की है, ठीक है। एंड वाज एंटर्ड इन द स्टेशनरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और फिर दूसरी आपने गलती ये की कि आपने ख़रीदा ऑफिस इक्विपमेंट है कंप्यूटर की शेप पे, लेकिन आपने उसे स्टेशनरी के अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपने नॉन करंट एसेट को रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने रिकॉर्ड कर दिया। स्टेशनरी अकाउंट जो होता है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंट है, यानी आपका एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं कि 1430 रिकॉर्ड करना था लेकिन रिकॉर्ड किया 1340,
लेट्स सी द डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया जी 13 में से आपने 4 माइनस किया तो यू गेट द 9, और उधर से आपके पास ये 90 का डिफरेंस बेटा जी बेसिकली आपने डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन इसकी कौन सी करेक्ट बनने जा रही है, देखिए आपने बेसिकली करना क्या था, क्योंकि आपने कंप्यूटर खरीदा था तो कंप्यूटर को आपने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आपने डेबिट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, ए बी सी डी में से डी हो रही है, क्योंकि और डी सी और डी में क्या डिफरेंस है कि सी में वो उसे डेबिट कर रहा है 1340 से। ये तो हमारी गलती थी कि हमने से पहले गलत अमाउंट से डेबिट किया था, अब हमने इसको डेबिट करना है 1430 से, ठीक है। और फिर अब क्रेडिट किसको करना है, देखो हमने इस 90 को, ये जो हमने अमाउंट कम रिकॉर्ड की थी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। नहीं आई एम सॉरी बेटे, मैं बिल्कुल उलट बोल गया, मैं बिल्कुल उलट बोल गया। देखिए वो आपने एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया है, एक कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम आपने 1430 का परचेज किया था, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया था 1340, यानी 90 की अमाउंट आपने कम रिकॉर्ड की थी कंप्यूटर सिस्टम की। तो ऑफिस इक्विपमेंट में 90 आपने और ऐड करना है, ऑफिस इक्विपमेंट में 90 को आपने और ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट, एमसीक्यू सारा फिर गलत हो गया। एक मिनट बेटे, जरा मैं इसको रिपीट कर लूँ, मैं जरा हाईलाइट कर लूँ। A computer system purchased from ACE Computers for 1430, आपने कंप्यूटर खरीद लिया 1430 का, had been incorrectly recorded as 1340 and was entered in the stationery account instead of the office equipment account। अच्छा जी, ठीक है। अब इसकी एंट्री यूं बनी, इसके टी अकाउंट के फॉर्म में एंट्री बनाते हैं। देखिए बेटे हमने क्या किया, हमने तो ऑफिस कंप्यूटर खरीदा था लेकिन हमने स्टेशनरी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, और स्टेशनरी के अकाउंट में से रिकॉर्ड किया 1340 से। और दूसरा हमने ये ए सी ई कंप्यूटर से ख़रीदा था हमने, तो ए सी ई कंप्यूटर, इसको 1340 से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई हम यूँ करेंगे कि हमने तो भाई बनाना था ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट है तो ऑफिस इक्विपमेंट के नेम से बनेगा, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में हमें कंप्यूटर हमने खरीदा है, अगर हमने 1430 का, तो देखो बेटे रेक्टिफिकेशन में हम क्या करें, हम इसे 1430 से इसे हम कर देंगे डेबिट, और स्टेशनरी के अकाउंट को 1340 से कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस हमने ज़ीरो करना है, इस अकाउंट को तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको हमने क्रेडिट किया 1340 से, और ए सी ई कंप्यूटर्स में हमने 90 को और क्रेडिट करना है ताकि ये टोटल बन जाए 1430। तो हमारे पास जो बेटे अब तीन एंट्रीज बनी है, क्या बनी है कि ऑफिस इक्विपमेंट 1430 से जो है वो डेबिट हो रहा है, स्टेशनरी और ए सी ई कंप्यूटर जो है वो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। स्टेशनरी अकाउंट 1340 से क्रेडिट हो रहे हैं ताकि हम उसे ख़त्म कर दें, और ए सी ई कंप्यूटर में हम 90 से इसको क्रेडिट कर रहे हैं ताकि हमारी जो बैलेंस है वो अपडेट होके 1430 बन जाए। तो बेटे इसके अकॉर्डिंग फिर ये आपका ऑप्शन डी ही जो है ये एग्जैक्ट आपकी ऑप्शन है और आंसर है इसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बेटा ये एमसीक्यू नंबर 9 है, कह रहा है जी कैट कैलकुलेटेड हर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर इट वाज 28,400। He later discovered the following error: rent prepaid by CAT was understated by 1,000 and closing inventory was understated by 1,500. What was the correct profit for the year? तो correct profit for the year क्या बनेगा? अच्छा बेटे अब इसको तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास 28,000 और हाँ जी, देखो आप वो कह रहे हैं व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमने बेसिकली इसे हाईलाइट कर लीजिए, कैट कैलकुलेटेड हर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एट 28,400, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है ड्राफ्ट प्रॉफिट
सॉरी, ड्रॉप प्रॉफिट आपके पास 28,400। और बेटा ये देखिए कि रेंट प्रीपेड बाय कैट वाज अंडरस्टेटेड। प्रीपेड, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस को आपने क्या करना होता है, एक्सपेंसेस में से माइनस करना होता है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने इसको कम माइनस किया हुआ है। रेंट प्रीपेड बाय कैट वाज अंडरस्टेटेड, आपने इसको कम माइनस किया है। यानी आप इस प्रीपेड को एक्सपेंसेस में से जब माइनस करेंगी तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट से आप जब प्रीपेड रेंट को आप और ऐड करेंगी, ठीक है, तो या और ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेंस है वो और रिड्यूस हो जाएगा। हम इसको यूं कह सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग यूं कर सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपका बढ़ता है, प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होगा तो ओवरऑल एक्सपेंस जो आपका है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा। जब ओवरऑल एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो आपके पास जो प्रॉफिट है, जो आपके पास प्रॉफिट बनेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक्सपेंस कैसे रिड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कर लो कि आपके पास 4,000 का एक एक्सपेंस है और आप कहते हो कि सर इसके अंदर जो है वो 500 हमने प्री पेड एक्सपेंस को एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, 500 प्री पेड एक्सपेंस को, कि हम इनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपके पास ओवरऑल एक्सपेंस रिड्यूस होकर 3500 बन जाएगा। और ये चीज़ मैं इधर समझा रहा हूँ आपको कि प्री पेड एक्सपेंस आपका जब इंक्रीज हो रहा है, ये प्री पेड एक्सपेंस है, ये देखिए जब आपका इंक्रीज हुआ तो आपने क्या कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इस मेन एक्सपेंस में से, तो आपका जो मेजर एक्सपेंस है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो देखिए वो से क्या हो जाना है, इसने रिड्यूस हो जाना है, ठीक है। जब आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको पता है प्रॉफिट ने क्या होना है, उससे फिर इंक्रीज हो जाना है। अब इस 1000 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस ड्राफ्ट प्रॉफिट के अंदर इसे हमने ऐड कर देना है, ये ऐड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 1500, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बेटा आपने काम रिकॉर्ड किया और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से ही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास इंक्रीज होगी, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप इंक्रीज करोगे तो याद रखिएगा आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल ये डिक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होगा तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट फॉर द ईयर हो या ग्रॉस प्रॉफिट हो, उसे इंक्रीज हो जाना है। तो बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर आप बढ़ाते हो किसी भी रीजन की वजह से तो कॉस्ट ऑफ सेल ने डिक्रीज होना है और प्रॉफिट फॉर द ईयर ने आपके पास इंक्रीज हो जाना है। तो अब इसके एमसीक्यूज के केस में हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर भी हमें वो बताया जा रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमने कम रिकॉर्ड की है, ठीक है जी। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमने कम रिकॉर्ड की है तो अब हम इसको इंक्रीज करेंगे 1500 से। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगी और प्रॉफिट हमारा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी ऐड करना है प्रॉफिट में। तो अब हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा 00549 8 इन 1 9 इन 10 30,900। तो बेटे अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन डी। अच्छा बेटे अब इसका हम नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी चीज आपकी ऐड नहीं होती, कहता कैश सेल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात ठीक है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट तो जो होता है ये आपका क्रेडिट सेल को फाइंड करने के लिए या आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बेसिकली एक तो आपको ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच ट्रेड रिसीवेबल आर एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस। या ये आपको इसलिए भी आपको हेल्पफुल होता है कि इसके थ्रू यू कैन फाइंड द क्रेडिट सेल बट द कैश सेल डजंट रिकॉर्ड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कीप इट रिमेंबर कि कैश सेल कभी भी आपकी उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। बेटे अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। रिमेनिंग जितने भी ऑप्शन है वो सारी की सारी इसकी रॉन्ग होंगी। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नो नेवर रिसीव जी जी। और गुड सोल्ड ऑन द क्रेडिट रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल।
और इरिकवरेबल डेट रिटर्न और रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ये सारी ऑप्शन जो है इनके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन कंट्रोल अकाउंट के अकॉर्डिंग, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनमें से BCD वाली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा बेटे, अब हम MCQ नंबर 11 को देखिए। अ ट्रेडर डेबिटेड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑफिस इक्विपमेंट टू द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, हाउ डिड दिस एरर अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडर क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफिस को, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है ऑफिस इक्विपमेंट की रिपेयरिंग की, उसे वो ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। देखिए बेसिकली वो कर क्या कर रहा है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर रहा है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करेगा तो याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। अब इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटे। देखो अगर रेवेन्यू एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर बेटे अगर ये आपका रिड्यूस होगा ना, तो बेटे आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये आपका ओवरस्टेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ बेटे जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप क्या करोगे, नॉन करंट एसेट में ऐड कर दोगे तो नॉन करंट एसेट भी आपका ओवरस्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटे इसके अकॉर्डिंग तो भी जो हमारे पास ऑप्शन इसकी करेक्ट बन रही है वो ऑप्शन ए बन रही है। देखिए कि आपने क्या किया, आपने ट्रेडर डेबिटेड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयरिंग ऑफिस इक्विपमेंट, इसे आपने किसके अंदर डेबिट कर दिया, टू द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में। तो बेसिकली आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर बैठे, ये इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर बैठे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो ये बात प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। दूसरी चीज़ कि आपने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया नॉन करंट एसेट के अकाउंट में, तो आपने नॉन करंट एसेट को भी क्या कर दिया, ओवरस्टेट कर दिया।